गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक मैसेज आप सब तक गया था ग्रुप के अंदर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो आज उसी के लिए ही ट्रेनिंग है। काफी सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया था। हालांकि वो जो मैसेज था वो आप लोगों को ये बताने के लिए नहीं था कि कैसे हमें से करना है। वो सिर्फ इस जानकारी के लिए था मुझे पर्सनली कि आप लोग के अंदर है भी भावना है उसको करने की, उस तरीके की, या बस ऐसे हम लोग चले जा रहे हैं। क्योंकि उसका मेन क्या था कि अगर आपको कोई भी खेल जीतना है तो जीतने के लिए आपको उस खेल के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। कोई भी खेल, दुनिया में कोई भी गेम अगर आपने जीतना है, अगर आप जीतने के लिए खेल रहे हैं कम से कम, तो आपको उसके नियमों का पालन करना जरूरी है। वो आपकी चॉइस का विषय नहीं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं लेकिन मैं एक टिप्पा पड़ के भी कैच करना मतलब आउट माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है। तो आपके अच्छे लगने से आप गेम नहीं जीत सकते। आपके अच्छे लगने से आप सिर्फ अच्छा महसूस कर सकते हो, दैट्स ऑल। कि आपको मजा आ रहा है तो गली क्रिकेट तो खेल सकते हैं, कभी भी आप जीत नहीं सकते। आप कहीं पर भी जाकर के अप्रोच लगा कर पहुंच नहीं सकते कहीं पर। तो अगर आपको गेम को जीतना है तो उसके नियमों को फॉलो करना आपकी चॉइस का विषय नहीं है, वो आपकी मजबूरी। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है आधे कर लेते हैं आधे नहीं करेंगे, या कुछ कर लेते हैं कुछ नहीं करेंगे, या बहुत सारे कर लेते हैं कुछ छोड़ देते हैं, इनमें से किसी भी परिस्थिति में आप गेम नहीं जीत सकते, किसी हालत में नहीं जीत सकते। तो आपको सारे के सारे नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपको नियमों के बारे में जानकारी नहीं है तो ये मेरी गलती है कि मैं आप तक वो नियम बता ही नहीं पा रहा हूं। एज एन सीनियर ये मेरी गलती है कि मैं आपको नियम नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग सीनियर हैं ऑलरेडी अपने अपनी फील्ड में, इस फील्ड में भी काफी टाइम बिता चुके हैं, मार्केटिंग की लाइन में। नियमों को पता भी है, जानते भी है, उसके बावजूद भी फॉलो क्या कर रहे हैं? अपनी मर्जी के हिसाब से कर रहे हैं। जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसे फॉलो कर रहा हूं, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं हूं। जी भैया। हाँ मैं रिकॉर्डिंग पे डाला हुआ है। समझ रहे मेरी बात को? कि हम अपने नियमों को उस हिसाब से मान रहे हैं जिस हिसाब से मुझे अच्छा लगता है, बजाय उस हिसाब से पालन करने के जो मेरे जीतने के लिए जरूरी है। लास्ट टाइम भी जो मेरी मीटिंग हुई थी उसका कारण है कि मैं जो लगातार इस तरह के सेशन लेता हूँ उसके पीछे कारण ये है कि मुझे ये पता चल जाए कि मुझे अपने साथ किन लोगों को लेकर चलना है। अच्छा ये बात सही है कि गलत है कि आपको किसी भी खेल में अगर जीतना है तो उस खेल के सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, कोई भी एक छोड़ नहीं सकते आप। ये कितनी सही है बात? ये सही है गलत? मतलब ऐसा है कि इस वाले नियम को छोड़ देते हैं फिर भी अपन जीत जाएंगे? पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो सेम रूल अप्लाइज विद योर बिजनेस। आपके बिजनेस के लिए वही रूल अप्लाई करता है। और अगर आप उनमें से सारे नियमों को पालन करने के बजाय ये सोचें या ये कहें यार मैं कर तो रहा हूं, इतना तो कर ही रहा हूं, मैं इतना ही कर सकता हूं मैं, और फिर भी मेरे को मिलनी चाहिए सफलता जो आपको मिल रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो उसके लिए जरूरी है। तो आज सबसे पहले बात आती है जो मेरी बीच में बात रहेगी कि आपको नियम पता ही नहीं है तो ये मेरी गलती है। लेकिन आपको नियम पता है और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इसका मतलब जीतने के लिए नहीं खेल रहे, आप जीतने के लिए नहीं खेल रहे, आप सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं उसे। और ये भी बुरा नहीं है, लाइफ में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं कि आपको एंजॉय हो रहा है। लेकिन एंजॉय आप कहां पे कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि उस पर्टिकुलर मोमेंट को आप कहां एंजॉय कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि कहीं वो एंजॉय आज का जीवन भर पे भारी ना पड़ जाए, या हमने कुछ साल अपने जीवन के जीतने पे लगाए और बाकी सारी जिंदगी अपन एंजॉय कर पाए नहीं। तो ये जरूरी है कि हम कुछ साल अपने कम से कम जिस आज के बिजनेस में हम हैं उसमें अगर मैं कुछ साल अपने बिता देता हूं उसके सारे नियमों को फॉलो करने में, तो बाकी की जिंदगी मैं आसानी से पूरा एंजॉय कर सकता हूं। जो किसी भी बड़े कलाकार ने तो पूरी जिंदगी निकाल देता है, लेकिन अगर स्पोर्ट्स की बात करूं, प्लेयर की बात करूं, तो कुछ साल अपने जिंदगी के वो खेलने में निकालता है, बाकी सारी जिंदगी वो एंजॉय करता है। सचिन तेंदुलकर अभी क्रिकेट नहीं खेलते लेकिन अब पूरी जिंदगी उनका इजीली एंजॉय चलने वाला। और ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे जो 35 से 36 साल की उम्र में आते आते रिटायरमेंट में आ जाते हैं। अपन लोग अगर उसके हिसाब से सोचे तो अपन रिटायरमेंट की उम्र में आ गए।
है ना, ऑलमोस्ट 40 के आसपास सब पहुंच गए, बहुत सारे लोग, अभी कुछ बच्चे नहीं है, लेकिन ज्यादातर तो अपना उस उम्र में आ चुके हैं जिस उम्र में वो रिटायर होकर के अपनी जिंदगी को एंजॉय करने की पोजीशन में है। क्यों? रूल्स जो उन्होंने अपनी पूरी उस लाइफ में फॉलो किए जहां पर जरूरी थे, मतलब उन्होंने अपनी 35, 36, 38, 40 साल की उम्र तक जब तक वो एक्टिव थे उस काम में, उन्होंने उन रूल्स को 100% फॉलो किया। उसमें से एक भी रूल ये कह के नहीं छोड़ा कि ये वाला मुझे मजा नहीं देता, इस वाले में मुझे मजा नहीं आता, तो ये मैं नहीं करूंगा। बिकॉज यू आर नॉट प्लेइंग फॉर एंजॉय, यू आर प्लेइंग फॉर विनिंग। और जब आप विनिंग कर लेते हैं, अपनी लाइफ का एक स्केल पार करके उस जगह पर आ जाते हैं कि आप गेम तो अपन जीत गए, तो फिर कौन से गेम खेलना शुरू करते हैं? वही क्रिकेटर। देखा आपने उनको, वेटरन क्रिकेट, सेलिब्रिटी क्रिकेट, फुटबॉलर और क्रिकेटर मिलकर गेम खेल रहे हैं, फिल्म स्टार और क्रिकेटर मिलकर के गेम खेल रहे हैं, उसमें क्या होता है? विनिंग या एंजॉय? एंजॉय, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। तो टिल देन वहां तक, लेकिन उस सेलिब्रिटी क्रिकेट और क्रिकेटर पे कौन सारे क्रिकेटर होते हैं, स्टार या नॉर्मल? जिन्होंने अपनी जिंदगी में स्टार बनने का काम किया था, उन रूल्स को फॉलो करके जो जरूरी है, और फिर लेटर ऑन उनकी लाइफ पूरी तरीके से एंजॉय में गई। तो सेम हैपेंस विद योर बिजनेस। आपका बिजनेस आपके रूल की चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं है, आपको फॉलो करने पड़ेंगे सारे के सारे नियम। तो बहुत सारे लोग हमारे बीच ऐसे हैं जिनको नियम पता है फिर भी फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन रूल्स को फॉलो करने में मजा नहीं आता, उन रूल्स को फॉलो करने में मजा नहीं आता। और अपन मजा लेना चाह रहे हैं, तो एक चीज तय कर लो, अभी मजा लेना है कि जीतना है? कुछ साल तो देने पड़ेंगे, और उस जीतने के दौरान मजा नहीं आएगा, उस जीतने के दौरान घिसना पड़ेगा। जब आप इसको अपनी लाइफ में डाल लेंगे तो इन रूल्स को फॉलो करना भी आपको मजा देने लग जाएगा। जिस टाइम पर आप शुरुआत करते हैं मजबूरी में मॉर्निंग वॉक पे जाना, कुछ समय बाद वो आपकी आदत में ऐसा आ जाता है कि अगर आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता। जो काम बहुत मुश्किल लग रहा था पहले, आदत में आने के बाद आपको वो अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन टिल देन आपको उन रूल्स को पूरी तरीके से फॉलो करना होगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं रूल्स लेकिन नहीं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रूल्स ही नहीं जानते। तो नहीं जानते, उनकी प्रॉब्लम नहीं, उनको बताने का है कि हमें करना क्या है, हम किस फील्ड में हैं। 4 बेसिक्स तो मैंने आप लोगों को कई बार बताए हैं। जो बेसिक रूलिंग है कि आपको अपनी लिस्ट बनानी है लोगों की जिनके साथ आपने बातचीत करनी है। एक ब्रीफ मैं आपको पहले बताऊंगा कि एग्जैक्टली आरईवी है क्या, ताकि आप उसको सही से प्रेजेंट भी कर पाए। बहुत लंबा टाइम नहीं लूंगा मैं इसमें, उसके बाद में अपनी बात रखूंगा। आरईवी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 31 अगस्त 2012 को दिल्ली के रोहिणी इलाके से रजिस्ट्रेशन के साथ हुई। एक छोटा सा ऑफिस लिया, रियल एस्टेट के अंदर काम की शुरुआत करनी थी, आता कुछ नहीं था। एक विजन था कि बहुत बड़ा काम करना है रियल एस्टेट में, बिकॉज रियल एस्टेट सबसे ज्यादा टर्नओवर और सबसे ज्यादा पैसा देने वाली इंडस्ट्री तो है। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, तो सबसे पहले एज ए ब्रोकर शुरुआत की। ये वो दौर था जब दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट का काम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। तो किसी शुभचिंतक के बताने से 2013 में लखनऊ की तरफ मूव किया, और वहां से जब अच्छा काम बनना शुरू हुआ तो मंजिल ब्रोकरशिप नहीं थी, मंजिल अभी बहुत दूर थी कि हमें बहुत बड़े काम करने हैं रियल एस्टेट के अंदर। तो 2015-16 तक आते आते खुद की डेवलपर कंपनी बना करके किसानों से लैंड परचेज करके उसको प्लॉटिंग काट के भी बेचने का शुरुआत की। और वहां से जब कारवां बहुत अच्छा चलना शुरू हुआ तो लखनऊ के बाद पटना भी बहुत अच्छे स्केल पर कार्रवाई शुरू हुई। गोरखपुर, धोलेरा, इन तमाम जगहों पर अपनी प्लॉटिंग के साथ कंपनी ने शुरुआत की। और 2019 में प्लॉटिंग से आगे निकलकर वी स्टार्टेड इन कंस्ट्रक्शन लाइन आल्सो। कंस्ट्रक्शन में हमने अपने डुप्लेक्स और विलास बना करके देने शुरू किए। 2019, 20, 21, 22 ये वो दौर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से पैंडेमिक से प्रभावित रहे हैं। उसके बावजूद कंपनी ने अपने स्केल पे बहुत अच्छा काम किया, डुप्लेक्सेस बना के दिए, लोगों को बसा के भी दिए रहने के लिए। लेकिन ये सब अभी तक बहुत छोटे काम है। अगर मैं रियल एस्टेट की दुनिया में देखूं, रियल एस्टेट के मेन काम शुरू होते हैं कमर्शियल से।
कमर्शियल बिल्डिंग्स जब बननी शुरू होती हैं, और 2021 में कंपनी ने अपना मच अवेटेड प्रोडक्ट, जिसकी लैंड वो परचेज कर रहे थे पिछले कई सालों से सीतापुर विलेज के अंदर, सीतापुर विलेज सॉरी जिला है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां से अपने पहले कमर्शियल प्रोडक्ट की शुरुआत की कंपनी ने, जिसका बहुत जल्दी स्वरूप आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। दैट इज द ग्रैंड रिवर कैसल। रिवर कैसल पहला लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट जो कंपनी के अगले 10 सालों में आने वाले कमर्शियल प्रोडक्ट का पहला प्रोडक्ट है, एंड इट्स ऑलमोस्ट अ 5000 करोड़ प्रोजेक्ट। यहां से कंपनी का पहला कमर्शियल प्रोडक्ट शुरू हुआ, जिसके फर्स्ट फेज की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आप कॉटेजेस और रेस्टोरेंट की सीट्स परचेज कर सकते हैं। देन बिकॉज ये अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, हाई एंड क्लास के लिए है, इसके साथ ही साथ कंपनी के पैनल पर आरईबी ऑर्गेनिक्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की कंपनी ने ऑर्गेनिक खेती के लिए, जिसके पैनल पर डॉक्टर वाईपी सिंह इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक खेती के लिए 8 से ज्यादा नई क्रॉप्स अपनी बनाकर दे चुके हैं गवर्नमेंट को, और इंडिया के बाहर कई कंट्रीज में इनका योगदान रहा है ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने में। वो आज कंपनी के पैनल में एज अ पेरोल अपॉइंट किए गए हैं, और आरईबी ऑर्गेनिक्स के माध्यम से कंपनी ने ऑर्गेनिक खेती के लिए भी काम शुरू किया, जिसका टारगेट अगले 3 से 4 सालों में लगभग 6000 एकड़ पे अपनी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने का। और ये अगेन पब्लिक प्रॉफिट पार्टनरशिप के अंदर हम लोग दे रहे हैं, यानी कि आप मेरे लैंड परचेज कीजिए और उसके होने वाली जो खेती है उसको हम ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे, और जो भी प्रॉफिट आएगा हम आपसे लाइफ टाइम शेयर करेंगे। ये एक रियल बिजनेस है, अपने फंड्स को सारी जिंदगी कमा करके देने के लिए बिना आपके फिजिकल एफर्ट के। अगर नॉर्मल में बात करूं, जहां मैं रहता हूं रामनगर में, वहां पर अगर एक कमर्शियल रोड की बात करूं, कमर्शियल रोड पे लगभग 30 स्क्वायर यार्ड का, मैंने अभी पता किया उसका, 30 स्क्वायर यार्ड की एक शॉप की कीमत है सर 1 करोड़ 80 लाख रुपए। मतलब 1 करोड़ 80 लाख रुपए की 30 गज की शॉप है। आप इसको समझ पा रहे होंगे सर, मंडोली रोड पे लगभग 6 लाख रुपए गज का लैंड आती है, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख, लगभग मरे से मरा 1.5 करोड़ रुपए से कम में कोई दुकान आपको नहीं मिलेगी 25 से 30 गज की। और उस दुकान में अगर आप कोई काम भी करते हैं तो उसके लिए अलग से पैसा लगाएंगे, 50 से 60 लाख रुपए आप उसको लगाने में करते हैं, तो 2 करोड़ रुपए लगा करके आप साल का 20 लाख रुपए कमाने की उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं करते। इस तरह की शॉप्स आपको साल में 20 लाख रुपए कमा के देगी या नहीं देगी, इस बात की श्योरिटी कितनी है? और हाई एंड पे भी अगर आप सोचेंगे तो इतना ही सोचेंगे कि इतना कमा के दे दो, 20, 25, 30, 35 लाख रुपए। ये मैं बात कर रहा हूँ जो हम बहुत अच्छी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी चलने की बात कर रहे हैं। इसमें अगर कोई दो राय हो तो बताइए। ठीक है, हाँ जी, मे भी इतना ही। सिर्फ होता क्या है कि एक आदमी को ठिकाने लगाना होता अपने आप को और अपने पैसे को, कि बैठ जाऊं कहीं जाकर के गद्दी लेकर के, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इस पैसे को, अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं कि अगर आप मेरे ऑर्गेनिक खेती में इसको लगा रहे हैं, और अगर आप इस निवेश को 2 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं, तो ये आपको मिनिमम गारंटीड में 25 लाख रुपए साल का देगा ही देगा, बिना किसी आपके फिजिकल एफर्ट के। यहाँ पे आपको रिस्क भी था, फिजिकल एफर्ट भी था, और यहाँ आपको ना तो वो करना है, प्लस आपका लैंड आपके पास एज ए रजिस्ट्री मोड में रहता है। और यहाँ से 2 करोड़ से आप इसको 2,70,000 से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक पैनल हमारा आरईबी ऑर्गेनिक्स के अंदर में शुरू है, इसकी और डिटेल आप ले सकते हैं। एंड फाइनली वी आर कमिंग इन थर्ड कमर्शियल प्रोडक्ट, दैट इज हाईवे फूड कोर्ट्स। अलग अलग नेशनल हाईवेज के ऊपर वी आर कमिंग अप विद फूड कोर्ट्स। फूड कोर्ट ये भी ऑर्गेनिक रहेगा, जितना भी हमारी खेती होगी वो इन फूड कोर्ट्स को सप्लाई करने का भी काम करेगी, जिसमें हमारा पटना और लखनऊ से इसकी शुरुआत हमारी हो रही है। और अगले 10 साल में ऐसे 250 से ज्यादा फूड कोर्ट्स हम लोग लेके आएंगे, और इनमें भी जो भी शॉप्स रहेंगी उनको आप परचेज या सेल कर सकते हैं, आप खुद के लिए ले सकते हैं और आगे लोगों को बता सकते हैं। ये अगले 10 साल का होराइजन है कंपनी का। 50+ रिजॉर्ट्स, 250+ हाइट में फूड कोर्ट्स,
और अभी इनिशियली 3 से 4 साल में लगभग 6000 एकड़ लैंड बैंक के ऊपर काम करना, ये वो प्रोडक्ट है जो आपकी सेल्स के लिए या आपकी खुद की परचेज के लिए। और इन सब में आप लगभग 8% पर एनम रिटर्न से लेकर 13.5% पर एनम रिटर्न तक अपने खुद के लिए या अपने क्लाइंट्स को ऑफर करने के लिए दे सकते हैं, जो कि 100% गारंटीड है और बैक्ड अप बाय रियल एस्टेट है कंप्लीट। जब आप लोग फील करेंगे ये इट्स अ 10th ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी, और इस तरह के प्रोजेक्ट में काम कर रहा है जहां जीरो से शुरू करके यहां तक पहुंचा है, तो आपका जो अपना प्रेजेंटेशन है क्लाइंट के सामने वो बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगा। एंड कीप इट सिंपल, बहुत छोटा प्लान रखें, बहुत सिंपल प्लान रखें। कोशिश करें क्लाइंट आपसे सवाल पूछे इंस्टेड कि आप अपनी बात को ज्यादा रखें। अपनी बात को ज्यादा रखने के बजाय क्लाइंट से आपको सवाल पूछने शुरू करना। तो ये बेसिक था जो आप लोगों ने बात करनी है, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है इसको लेकर के नहीं है। आज के प्रोग्राम में नियम कानून के, ठीक है। अभी मेरी बात थी कि हम लोग रूल्स नहीं जानते या रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। कितने लोग मानते हैं कि वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे? जितने करने चाहिए सारे रूल्स हम लोग फॉलो नहीं करें। बहुत अच्छा है, कम से कम ईमानदारी आप लोगों के अंदर इतनी है। लेकिन ईमानदार हमारे मनमोहन सिंह भी थे, तो ईमानदार होने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको सक्सेस तक ना लेके जाए। ना देयर आर सम कार्डिनल रूल्स फॉर मार्केटिंग जो आपको फॉलो करने होते हैं, जो गहरे हैं उनके ऊपर बाद में बात करूंगा। अभी आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बताऊंगा कि अपनी प्रेजेंटेशन में क्या ध्यान रखना है, जो बहुत सारे लीडर्स भी करते हैं। सबसे पहला नियम है, लिख लीजिएगा, डोंट टॉक टू मच। बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है क्लाइंट से। बहुत ज्यादा लोग एक्सप्लेनेशन में लगे आते हैं। अभी वो कुछ पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन अपन उसको इतना बता दे रहे हैं कि जितना आप बोलेंगे उतना ज्यादा क्वेरीज जो है आप ही दे देंगे जो उसके दिमाग में नहीं होंगी। हमने कई बार, मैंने अपने लीडर्स को प्रेजेंटेशन में देखा है कि वो खुद ही कह रहे होते, देखो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, जबकि ऐसा करना ही नहीं, उसके दिमाग में जा ही नहीं रहा। हम सवाल दे रहे होते हैं उसको जबकि उसके दिमाग में होते नहीं है। डोंट टॉक टू मच, जस्ट कीप इट सिंपल। जितना साधारण हो सकता है, जैसे मैंने ये बताया है, मेरा प्लान इतना ही होता है और इतना ही रखना है। जब हम कभी नया शुरुआत करते हैं व्यापार की, तो हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा होती है और हम सोच रहे होते हैं कि जितना पता है हम सब कुछ बता दें, सब कुछ उड़ेल दें इसके अंदर। तो ऐसा नहीं करना है, कीप इट सिंपल जितना हो सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जितना कम बोलें और उसको बोलने का मौका ज्यादा दें। सेकंड है कि आपने उसको बताना नहीं है, दिखाना है। शो इट, डोंट टेल। मतलब आप अपने क्लाइंट को ये ना बताएं कि आप क्या क्या उसको ऑफर करने के लिए जा रहे हैं, ये बताएं कि आपने क्या किया है। शो इट। आप ये बताते हैं कि आरएबी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका खुद का क्यों निवेश है, आपने क्यों किया है। क्योंकि हमारा सबसे पहला तरीका क्या है आरएबी के अंदर आने का? पहले विश्वास करें और तभी आप लोगों को बताएं। तो डोंट टेल देम कि क्या करना है, शो देम कि आपने क्या किया है। ये बहुत जरूरी है। अब ये मैटर नहीं करता है कि आपका लेवल हो सकता है 2-4 लाख का या 1 लाख का या उससे भी कम का हो और सामने वाले का लेवल इससे ज्यादा का हो, लेकिन आपने अपने लेवल के हिसाब से जो किया वो पूरा किया। कीप इट सिंपल, ये थर्ड जो है वो उसी से रिलेटेड है। तो जितना हो सके सिंपल आपने उसको रखनी बातों को। एंड फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको भी मैंने कई लीडर्स को गलती करते हुए देखा है, नेवर लाई अबाउट योर बिजनेस। हम लोग बढ़ा चढ़ा के बिजनेस को बहुत बताते हैं, कुछ बातें वो भी बोल देते हैं जो नहीं। नेवर एवर लाई अबाउट योर बिजनेस। कभी भी बिजनेस के बारे में झूठ नहीं बोलना है, एब्सोल्यूट सच बोलना है, हम कहाँ हैं, कोई उसमें लाग लपेट। क्योंकि जितना ज्यादा आप झूठ बोल करके उसको लाने का प्रयास करते हैं, आप समझ लीजिए उतने ज्यादा क्वेरीज आप खड़ी कर देते हैं मार्केट में। अगर कोई लैंड का आपका 143 नहीं है अभी हुआ है, तो वही बोलना है, ये अभी प्रोसेस में है। अगर किसी लैंड का आप क्या होता है वो रेरा नहीं हुआ है, तो वो आपने ये बोलना है रेरा का। मैं आपको बताऊं सर, आरएबी तो जहां काम कर रहे हैं वो और एरियाज अभी सेकंड स्केल सिटी में या थर्ड स्केल सिटी में आते हैं। मैं सिद्धार्थ विहार में गया था जहां टीएनटी इथोपिया में मैंने फ्लैट लिया है। वहां बगल में एपेक्स ग्रुप, बहुत बड़ा ब्रांड है, छोटा ब्रांड नहीं है एपेक्स, एंड दे आर लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट विदाउट रेरा। और वो क्या कह रहे हैं कि आप 1 लाख रुपए देके बुक करा लीजिए, रेरा आने में भी 6 महीने लगेगा, तो प्राइस बढ़ जाएगा। एंड दे आर कलेक्टिंग मनी ऑल्सो, बिल्कुल सेंटर, राजधानी के अंदर।
सिद्धार्थ यार, ये राजधानी कहीं लगता है एनसीआर में, और ऐसे एक नहीं है सर, बहुत सारे हैं। अरे भी कम से कम आपको सच बता करके सारे काम करता है, और उनको धीरे धीरे वो लगातार बढ़ाता है और विद लैंड रजिस्ट्री। और फ्लैट में तो सर रजिस्ट्री भी नहीं है जब तक वो बन के तैयार नहीं हो जाए। तो आपको अपने बिजनेस के बारे में झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है कहीं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। झूठ बोलेंगे सवाल आपके ऊपर है। तो नेवर एवर लाई अबाउट योर बिजनेस। दीज आर द मेन रूल्स फॉर मार्केटिंग। एक एक करके इसको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। कुछ चीजें कई बार हम लोगों को बहुत जल्दी सफलता चाहिए होता है मार्केटिंग में। मेरे साथ इतने लोग आ गए हैं, ये मेरे साथ अभी तक काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी टीम में 200 लोग हो गए हैं, कोई काम क्यों नहीं कर रहा है मार्केटिंग में? खासकर जिसमें नेटवर्क इन्वॉल्व है, वहां ये रूल ऑफ 10 काम करता है। क्या है रूल ऑफ 10? आप 10 लोगों से कोई बात करते हैं बिजनेस की, प्रेजेंटेशन की, उनमें से कोई एक व्यक्ति है जो आपकी सुनने के लिए तैयार होगा। ध्यान रखें, 10 लोगों को आप बात करने जाएंगे, कोई एक होगा जो सुनने के लिए तैयार होगा। और जो 10 सुनने के लिए तैयार होंगे उनमें से कोई एक होगा जो आपके साथ काम करने के लिए आएगा। और कोई 10 आपके लिए काम करने के लिए तैयार होंगे, उनमें से कोई एक होगा जो इसको सीरियसली आगे काम करने की कोशिश करेगा। और जो 10 लोग काम करने के लिए कोशिश करेंगे, उनमें से कोई एक होगा जो ठीक ठाक पैसा कमाएगा। और जो 10 ठीक ठाक चल रहे होंगे, उनमें से कोई एक होगा जो बहुत अच्छे लेवल पे सक्सेस जाकर के। तो ये दिमाग में बिठा लो, ये ऐसे ही होना। ये क्विक रिच बनने की स्कीमें नहीं है। मार्केटिंग में यही फार्मूला चल रहा है। अब आप इन जीरो को ऐड कर लो कि कितने लोग चाहिए, तब जाकर के आपकी सफलता वहां तक पहुंचेगी। और एक बहुत फेमस मार्केटिंग के पर्सन है, नाम भूल गया मैं शायद, बिल ग्रेट। बिल ग्रेट ने कहा था कि मैंने 1300 लोगों को अपना प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें से 900 लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे मना कर दिया। 300 लोगों में से कोई 13 लोग ऐसे थे जिन्होंने इसमें सीरियसली काम किया और मुझे अरबपति बना दिया। ये उनके पर्सनल उसमें थे, और ये आपकी टीम में। मतलब अगर ये 1000 लोग जो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार भी हैं, उनमें से कोई 10 ऐसे होंगे जो सीरियसली काम करने के लिए तैयार होंगे, और कोई एक होगा जो बेहद ज्यादा सक्सेसफुल होगा। ये समझ लीजिए, ये रूल है। आप इनमें आते हैं, आपको देखना है। और इनमें कौन आएगा जो 100% रूल्स को फॉलो करे। ये आपको नेगेटिव करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है। ये फार्मूला आपकी हर फील्ड से संबंधित है। दुनिया की हर फील्ड प्रोफेशनली जहां भी आप जा रहे हैं। मैं अपने बच्चे को क्रिकेट एकेडमी भेज रहा हूं सर। कितने बच्चे क्रिकेट एकेडमी में जा रहे होंगे, जिनमें से 11 प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में आएंगे, या ज्यादा से ज्यादा 20 आएंगे? कई लाख। और क्या उन सबके माँ बाप ये नहीं सोच रहे कि मेरा ही आएगा? और क्या वो सारे बच्चे भी ऐसा नहीं सोच रहे कि मैं ही आऊंगा? उस फील्ड में जहां पर लाखों करोड़ों रुपए उसके ऊपर वो लगा भी देंगे। ये सिर्फ क्रिकेट एकेडमी तक सीमित नहीं, मेडिकल लाइन में सर कितने बच्चे जाते हैं। अभी तो यूक्रेन से ही वापस आए हैं, और मैंने सुना यूक्रेन से आए हुए लोग डॉक्टर माने नहीं जाते हिंदुस्तान में। मात्र 16% ही हैं जो ओरिजिनल डॉक्टर माने जाते हैं। वहां के 84% मतलब कुछ करना ही नहीं है। मैं सिर्फ यूक्रेन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 25,000 आए हैं, और एक एक बच्चे पे 1-1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहा होगा। ऐसे कितने होंगे हिंदुस्तान में जो मेडिकल में बैठते होंगे इंडिया में? लाखों, जिन पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल है। लेकिन जो बनते हैं वो फिर उस लेवल पर जाकर के सक्सेस भी लेते हैं, यही करते हैं। तो आप इस फार्मूले को अगर भूल जाएंगे तो बहुत जल्दी निराशा के भाव तक भी पहुंच जाएंगे। यार इतने सारे हो गए, मेरे साथ तो कोई काम ही नहीं कर रहा ढंग से,
मेरी टीम में हो तो गए 200 लोग। इज रूल ऑफ 10, इसको रिमेंबर रखिए, रूल ऑफ 5%। 5% रूल क्या कहता है मार्केटिंग में, खास करके हम लोग, आप 20 लोगों से जब संपर्क करते हैं तो उनमें से कोई एक व्यक्ति है इस दुनिया में, मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बाकी 19 लोग, मतलब 95% लोग जो हैं वो अपनी जॉब से या अपने प्रोफेशन से ही सेटिस्फाइड हैं। आप हर एक से बिजनेस नहीं करवा सकते, आप सबको बिजनेस की प्रेजेंटेशन में ना लगे हैं। लेकिन ये बाकी 19 लोग आपके लिए बहुत बड़ा योगदान करते हैं, बिकॉज दे ऑल आर कस्टमर्स। इनसे कस्टमर के ही रिलेशन की बात करें, यानी इनको आप सिर्फ सेल करके पैसा बनाए। केवल एक वो व्यक्ति होगा बीच में से जो बिजनेस के प्रति इंटरेस्टेड हो। तो बिजनेस की प्रेजेंटेशन आपने हर एक से नहीं करनी, अपने हिसाब से ध्यान रखिएगा। और हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो कस्टमर हैं, ये कई दफा इनसे ज्यादा आपको टर्नओवर लेके जाते हैं। ये कस्टमर आपको इतना बड़ा बिजनेस दे जाता है इमीडिएटली, जो वर्कर को टीम बिल्ड करने में समय लगता है। आज भी मेरी पूरी टीम में मेरे साथ जितना एज ए कस्टमर मेरे पास बिजनेस आया है, अभी तक वो फॉलोअरशिप यहाँ से नहीं आई है। मतलब आपकी टीम के थ्रू इतना बड़ा बिजनेस नहीं डेवलप हुआ जितना कस्टमर्स के थ्रू कलेक्शन हमारा आया। लेकिन ये धीरे धीरे उल्टा हो जाता है, आपके कस्टमर का वॉल्यूम आपके लिए कम होना शुरू हो जाता है, जो टीम होती है उनके थ्रू वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हर एक को सेल्स पर्सन मान करके आपकी प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। 20 में से एक ही व्यक्ति है जो उसमें आएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। अगर वो आप जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे या उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट दे करके सोचेंगे कि शायद इसको मैं बहुत अच्छा बताऊंगा तो आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि आप अपने लिए ऐसे लोग तैयार कर रहे हैं जो आपसे नफरत करने लग जाएंगे, वो आपसे दूर भागने लग जाएंगे जब आप उनको इस लाइन में लाने की कोशिश करें। तो आपने उनसे एज ए कस्टमर ही डील करने की कोशिश करनी है, और 5% लोग जो आपके बिजनेस पे वाकई इंटरेस्ट लेंगे उनसे आपने आगे बढ़ना है। तो ये 2 रूल्स को आप रखना ध्यान में। अब ये जो रूल ऑफ 10 और रूल ऑफ 5 में से कुछ लोग निकल करके आते हैं, ये परसेंटेज आप बढ़ा सकते हैं। ये परसेंटेज जो है, जो 5% में से छट करके लोग आते हैं या रूल ऑफ 10 में से जो लोग निकल करके आते हैं, इस परसेंटेज को आप डबल कर सकते हैं। मैक्सिमम डबल ट्रिपल, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए यू नीड एब्सोल्यूट नर्चरिंग ऑफ योर टीम। अपनी टीम को पालना पोसना पड़ेगा, उसको नर्चर करना पड़ेगा हर तरीके से। ट्रेनिंग, उनकी कोई भी मेंटल या फिजिकल परेशानियां हैं जिसमें आप साथ खड़े हैं, जितना ज्यादा आप अपनी टीम को नर्चर करेंगे, अपने साथ रखेंगे, उसके साथ केवल संबंध इसीलिए बना के नहीं रखेंगे कि भैया पैसे आने हैं। जब तक इमोशनल आप अपनी टीम के साथ नहीं होंगे उस स्तर पर जाकर के कि वो आपको अपना मानना शुरू करे, तब तक आप इस परसेंटेज को बढ़ा नहीं सकते। और इसको बढ़ाएंगे जितना, उतना ज्यादा बिजनेस आपका होगा। तो टीप्स इन ट्रेनिंग, सपोर्ट, एनकरेजमेंट, लव, सब कुछ उनको जरूरत है आपके थ्रू अपनी टीम के लिए। हर एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप में इनमें से कोई क्वालिटी नहीं है, आप अपनी टीम को नर्चर नहीं कर सकते, आप उसके साथ केयरिंग नहीं हो सकते, आप उसके साथ इमोशनल नहीं बॉन्डिंग में जा सकते, तो आप प्लीज अपना कोई और कैरियर ढूंढिए, क्योंकि ये आपके लिए नहीं बना, ये बिजनेस आपके लिए नहीं बना अगर आप ऐसे नहीं है। समझ लीजिए, अगर आप में ये क्वालिटीज या तो डेवलप कीजिए, और अगर ये नहीं है आपके अंदर, आप डेवलप करने की स्थिति में भी नहीं है इस लेवल पे आकर के, तो प्लीज कोई और बिजनेस ढूंढ लीजिए। ये बिजनेस के लिए आप नहीं बने, और हर आदमी हर बिजनेस के लिए नहीं बना, वो क्लियर है। या तो इन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप कीजिए टीम के लिए अपनी। जिस बिजनेस में आप हैं वहां पर आपको पैसा जो आना है वो किससे आना है? उस टीम के प्रति आपके अगर ये भावनाएं अंदर से डेवलप नहीं होंगी, या आप इस तरह की क्वालिटीज को नहीं रखते हैं और ना ही डेवलप करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं बना। आज जाके मनन कीजिए सभी लोग। मतलब हम चतुर चालाक बन के अगर सोचे हैं कि हमें कामयाबी मिल जाएगी बहुत बढ़िया, कि मैं तो बैठा रहूंगा, ये करता रहेगा, मुझे आता रहेगा, तो भाई साहब भूल जाओ, कुछ लंबे समय के लिए वो नहीं होने। कुछ दिनों बाद नीचे वाले को भी समझ में आ जाएगा कि इसके साथ करना है कि नहीं करना।
तो टीम को जितनी ज्यादा केयर की जरूरत वैसे ही पड़ती है जैसे बच्चे को पड़ती है, हर तरीके से। ना तो वो टीम वाले को आप ये सोच के बैठिए कि वो कहीं मेरा नजायज फायदा तो नहीं उठा लेगा, मैं अगर ज्यादा रखूंगा तो ये मतलब आपके अंदर चालाकियां पहले से चल रही है। आप अपने आप को डिवोट रखिए टीम के प्रति। अगर आप में क्वालिटी नहीं है तो यू कैन नॉट डेवलप योर टीम, और ये बिजनेस आपके लिए नहीं है किसी भी हालत में। और डुप्लीकेशन इसी चीज का आपकी टीम में जाना चाहिए। रियल सक्सेस आती है इसी डुप्लीकेशन से। ये जो बातें हुई है ये डुप्लीकेट करनी है आपने अपनी टीम पूरी तरीके से। बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूं लेकिन लोग कर नहीं पा रहे हैं अभी। फाइंड योर पर्पस फर्स्ट। पर्पस क्या है लाइफ में? पर्पस का मतलब होता है व्हाई, एंड योर पर्पस शुड बी इमोशनल। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं उसके पीछे इमोशन का होना बहुत जरूरी है। योर पर्पस शुड बी इमोशनल। अगर मैंने ये 5 साल में नहीं किया तो मेरी लाइफ उसके बाद कैसी होगी? अगर मैं ये 50 साल की या 55 साल की उम्र तक मैंने इस लायक अपने लिए घर रहने के लायक नहीं बनाया तो मैं कहाँ रहूंगा? आपके अंदर उसका फियर ऑफ लॉस डेवलप होना चाहिए। योर पर्पस शुड बी इमोशनल। कि आपको उसके पाने की खुशी से ज्यादा उसके खोने का या उसके ना मिलने का डर आपके अंदर हो। फिर से इस बात को ध्यान से रखिए, हर सक्सेसफुल इंसान दुनिया में जिस पर्पस के लिए काम कर रहा होता है उस पर्पस को या उस लक्ष्य को, पर्पस मीन्स आप उसको लक्ष्य कहिए या पाए कहिए अपनी, उसको पाने की जो खुशी होती है उसका जो लेवल है वो एक सीमा तक होता है। लेकिन उसको ना मिलने का जो डर उनके अंदर अगर जिस दिन आ जाता है, यानी उसको ना प्राप्त करने, फियर ऑफ लॉस, कि अगर ये मुझे नहीं मिला तो क्या, ये डर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस करवाता है बजाय किसी चीज को पाने की खुशी। कि पाने की खुशी में तो ये भी है कि अगर वो मिला ठीक है खुशी मिलेगी, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा खुशी के लिए आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर डर आ गया कि अगर ये नहीं मिला तो क्या हो, तब आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, तब आप उसको पाए बिना नहीं रहते हैं। लैला मजनू वाली स्थिति हो जाती है कि मुझे नहीं मिली तो क्या हो। मिलने की खुशी में तो वो बात है कि ये नहीं मिली और सही, और नहीं मिली और सही। लेकिन अगर आपके अंदर ये डर आ गया कि अगर ये मेरे को नहीं मिली तो क्या होगा, या ये जो मैं चाह रहा हूँ जीवन में टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मेरे जीवन का क्या होगा, तब आप उसके प्रति ज्यादा फोकस होंगे। तो पहले तो अपने जीवन में वो फोकस पर्पस तलाशिए कि आपको किस चीज के ना मिलने का डर है, कि अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा। है भी ये जो चल रहा है, ठीक है। मैंने कहा आपसे शुरू में कि रूल्स इंजॉय करने के लिए अगर खेल रहे हो गेम तो जरूरी नहीं है फॉलो करना, जीतने के लिए खेल रहे हो तो फॉलो करने पड़े। क्या है जीवन में, कोई बताना चाहेगा उसे कि इस चीज का डर है कि मिला तो क्या हो, है किसी के अंदर? आदमी के अंदर तो अपनी नहीं। पर्पस आई हैव इज कि मुझे मेरा घर लेना है और मुझे मेरा घर मेरी फैमिली के लिए लेना है। तो मतलब अभी जो मतलब एक कड़वी सच्चाई कह लीजिए ये भी कि मतलब आई हैव टू गेट मैरिड। तो अब ये लगा लीजिए कि अगर 3 4 5 साल, हार्डली 5 साल बाद में अगर मेरी शादी हो जाती है एंड अगर बिफोर दैट मैं घर नहीं ले पाई, देन व्हाट विल बी। क्योंकि मैं किसी को भी ऐसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि चाहे बहुत ही अच्छा कोई इंसान हो तब भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि ही विल बी सपोर्टिव मी फॉर द एंटायर लाइफ। तो उससे पहले आई हैव टू बाय माय ओन हाउस फॉर माय ओन फैमिली, आपके अपने मायके वालों के लिए। राइट। ओके, अगर वो नहीं कर पाई मैं, देन क्या हो। बहुत अच्छा रीजन है बनर, थैंक यू आपने ये शेयर किया। और ये शेयर करना आसान भी नहीं होता, थैंक यू आप बैठने। सही मायने में एक पर्पस है रियल लाइफ में इनके कि अगर अपने लिए वो घर नहीं ले पाई शादी से पहले और ये शादी होकर दूसरे घर में चली जाती है तो इनके जो मम्मी पापा या जो भी घर में लोग हैं उनके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि उनका अपना घर नहीं है या है तो छोटा है, वो इतना छोटा है तो घर लेना है। तो एक पर्पस है लाइफ का 5 साल में कि ये मुझे हर हालत में करना है, और ना मिलने की वजह से एक जो डर है वो आपको हर वक्त काम पे लगा के रखेगा कि नहीं यार ये मुझे करना है। ऐसा किस चीज का डर है हमारे ऊपर? नहीं है, हम लाइफ को इसी लेकर के चल रहे हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात मैंने लास्ट मीटिंग में कही थी कि देखिए, आप अगर एक सामाजिक पारिवारिक बंधन में हैं तो पर्पस आपके, आप चाहें ना चाहें, अपने आप तय हो जाते हैं। अगर वनर पारिवारिक सामाजिक बंधन में नहीं होते तो ये पर्पस भी नहीं क्रिएट होता, क्योंकि एक साधु बन जाओ कमंडल और मजीरा लेकर के, अभी उसका क्या है? अगर वो किसी रास्ते पर टहलते हुए जा रहे हैं और कहीं मंजिल का पता नहीं है कि कहां पहुंचना है, और अचानक उनसे आप टकराओ और उनका चेहरा इधर की तरफ हो जाए, तो वो इधर चलना शुरू कर देंगे। अच्छे खासे इधर जा रहे हैं लेकिन झटका लगा और टक्कर लग के ये दिशा पकड़ ली, तो क्यों? दिशाहीन नहीं। दिशाहीन क्यों है? क्योंकि पर्पस ही नहीं जाना कहाँ है, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जिसका पर्पस क्लियर है कि मुझे जाना ही यहाँ पर है, उसको अगर झटका लग करके इधर मुड़ गया तो उसको क्या करेगा? वो वापस उस जगह पर मुड़ेगा और जाना शुरू करेगा। तो हम दिशाहीन तब होते हैं जब हम पर्पस लेस होते हैं, लक्ष्य नहीं होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपके जीवन में तय करता है। अगर हमने 10 साल के नियम बनाए हैं अपने, तो ये पर्पस बनाया कि 10 साल में इतने करने। एनी ड्रीम विद एन एक्सपायरेशन डेट इज अ गोल। कोई भी सपना जिसके ऊपर एक एक्सपायरी की डेट लिखी हुई है, वही गोल है। अगर एक्सपायरी डेट नहीं है तो वो गोल नहीं है, वो सिर्फ एक सपना है, वो कभी पूरा नहीं होगा। तो एक्सपायरी डेट है वनर के पास 5 साल की, उस अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो सपना नहीं है, वो गोल है, वो पर्पस है। तो फाइंड आउट योर पर्पस, व्हाई। और विदाउट पर्पस आप कुछ नहीं कर सकते। है कोई और जिसके मन में हो या अभी जागृत हुआ यार ये नहीं मिला तो नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके जीवन में बड़ी सक्सेस नहीं आने वाली, इसको टेक अदरवाइज मत लीजिएगा। आपके जीवन में पर्पस नहीं है तो बनाइए, बन सकता है, आज भी बन सकता है, किसी और के लिए बन सकता है, आपने नहीं बन रहा। बच्चों के लिए बनाइए। नहीं दिमाग में आ रहा है इसका मतलब बच्चों के लिए भी नहीं सोचा तुमने कुछ यार, कि इसे ये बनाना है मुझे, अगर नहीं बना तो क्या होगा, नौकरी नहीं लगेगी इसकी तो क्या होगा, ये हो जाता ना किसी के मन में, माँ बाप के कई दफा। You must have a purpose for yourself, for your children, for your wife, for your माँ बाप, anyone। किसी के लिए तो कोई पर्पस डिसाइड किया हो है तो शेयर करो ना। मेरा पर्पस है कि मैं अपने बेटे को नौकरी नहीं करने देना चाहता कि मैं जो नौकरी में मैंने किया है जी, 2 साल से नौकरी करता आ रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा बड़ा होकर नौकरी करे किसी की। मैं उसको उसका सेटअप बना के बिजनेस तैयार करके देना चाहता हूँ, वो एटलीस्ट किसी के नौकर ना बन के काम करे। बहुत अच्छा रीजन है। अब इसके लिए प्लानिंग है। देखो पर्पस जो है वो पहला स्टेप है, लेकिन पर्पस जो है जब तक प्लानिंग में नहीं कन्वर्ट होगा कि हाउ वी विल डू दैट, सेकंड स्टेप है प्लान। पहला है पर्पस को फाइंड करना, बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से हर बच्चे को कम से कम अपने उन माँ बाप का तो हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने बिजनेस सेटअप किया, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी बिजनेस को सेटअप करने के बाद अपनी औलाद को उसने वो एज इट इज दे दिया। मतलब कुछ नहीं करना उसने, सिर्फ जाकर के अपने तशरीफ टिकानी और बिजनेस मिल जाए उसको बैठे बैठे। जॉब वाला ये इंसान नहीं कर पाता, वो पढ़ाने लिखाने में पूरी ताकत लगा देता है। और एटलीस्ट आप जॉब में हैं फिर भी आप सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन सेटअप बिजनेस का बनाना, बना करके देना और एक बिजनेस को सेट करके देना, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक बिजनेस का सेटअप देना और एक बिजनेस को सेट करके देना ये दो अलग अलग बातें हैं। रनिंग बिजनेस देना, रनिंग बिजनेस देना यानी कि मैंने 10 साल 15 साल 20 साल लगा दिए हैं और फिर यहाँ तक पहुंचा दिया, अब आगे तेरा रनिंग बिजनेस। रनिंग बिजनेस। तो यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस। आपको पैसा कमा के उसके लिए दुकान खोल के नहीं देनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भी आप उसको बिजनेस नहीं दे रहे, उसको आप फिर कह रहे हैं तू अपनी अगली जनरेशन के लिए कर, ये 20 साल अभी तू लगा। मार्केटिंग के अंदर खासकर जिस वाले में हम इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर आप एक ऐसा सेटअप बनाते हैं 5 से 10 सालों में जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को जाता है। और बड़े पुराने ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा किया भी था। मैं ऑनलाइन जूम पे हूँ या रिकॉर्डिंग में हूँ तो मैं नाम नहीं लूंगा ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन आप लोग जानते हैं मार्केटिंग में 70 साल पुराने ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें किसी ने दादाजी से शुरू किया होगा और आज उनके पोते उस बने बनाए सेटअप को एंजॉय करें। तो 1 जनरेशन यू हैव टू गिव इन योर बिजनेस, और ये आपकी वो जनरेशन है जो आपको भी एंजॉय करेगी। तो पर्पस के बाद आता है प्लान, जो मैंने बताया। पर्पस तो क्लियर हो गया, नाउ यू मस्ट हैव अ प्लान। इसको करना कैसे है पूरा। मैंने पर्पस तो बना लिया कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है,
अब उसकी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करनी है कि मुझे कौन से कोचिंग में जाकर के पर्वतारोहण सीखना है, माउंटेनियरिंग सीखनी है, कहाँ जाकर के मुझे अपने फेफड़ों को और मजबूत करना है, सांस लेने की प्रक्रिया को सीखना है, मुझे अपने पैरों की मजबूती तेज करनी है, ज्यादा करनी है। तो ये सारी क्या है, प्लानिंग है उसमें, कहाँ जाकर के ये करना है और फिर करना है। प्लानिंग के बाद देन यू हैव टू टेक एक्शन। लेकिन ये सब बैक्ड अप बाय द पर्पस। अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो ना तो आप प्लान करेंगे, पर्पस ही नहीं तो प्लान किस चीज के लिए करोगे? मुझे कुछ बनना ही नहीं तो प्लानिंग क्या करनी? प्लानिंग गलत चल रही है। इसके साथ एक बहुत बड़ा रोल है सर, वो है बिलीफ का। You have a purpose, you have a plan, but you have no belief, then you will not take action. आपके पास पर्पस है, आपके पास प्लान है, लेकिन एक चीज की कमी है, वो है बिलीफ की। और वो आता है जाता है, आता है जाता है, कभी आता है कभी फिर चला जाता है, फिर कुछ दिनों के लिए आता है फिर चला जाता है। और वो लाने के लिए अपलाइन सीनियर आपका पूरी कोशिश करता है, आ जाए आपके अंदर, आ जाए, फिर 2 दिन के लिए आता है, फिर कहीं चला जाता है। ये होता है ऐसा। कम ज्यादा होता रहता है कुछ कुछ करो। अभी है अभी नहीं। बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है आपकी सक्सेस में। जब आप पर्पस लेके बैठे हैं, आप प्लान लेके बैठे हैं, यू हैव अ पर्पस, यू हैव अ प्लान, बट यू डोंट हैव अ बिलीफ ऑन दैट इंस्टीट्यूट जिसमें जाकर के आप अपने बच्चे की आईएएस की या मेडिकल की या क्रिकेट की या पर्वतारोहण की या किसी भी चीज की एजुकेशन करवा रहे हैं। आपको बिलीव नहीं हो रहा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, फिर कभी हो रहा है, फिर 2 दिन बाद कोई आके बता दे रहा है कि नहीं भाई ये तो गलत थी, कहाँ करा दिया एडमिशन तुमने। आपका बिलीफ शेक हो रहा है बार बार। तो बिलीफ ऐसी चीज नहीं है जो आपकी चॉइस का विषय है। फिर से समझिए, बिलीव आपको करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, एक तरफ होना पड़ेगा। या तो यू हैव बिलीफ, इधर यू डोंट हैव बिलीफ। फिर किसी और चीज में बिलीफ होगी कि आपका पर्पस क्लियर है, ये वाला कोचिंग नहीं करा रहा, दूसरा पकड़ो, यहां से हटो वहां जाओ और उसके ऊपर फिर पूरा बिलीव करो, उस पर भी नहीं हो रहा, तीसरे पे जाओ। जब तक आपका पूरा बिलीव किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं हो जाता जो आपको वहां तक लेकर जाएगा, तब तक आप सक्सेस नहीं ले सकते। अगर आप आज यहाँ, कल वहां, परसों यहाँ, तरसों वहां ये करते रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। यू मस्ट हैव अ बिलीफ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। विदाउट बिलीफ यू विल नॉट टेक प्रॉपर एक्शन। जिस दिन आपके अंदर बिलीफ कम हो जाएगा, उस दिन आपका एक्शन प्रभावित हो जाएगा। और वो एक्शन प्रभावित ऐसा नहीं होगा कि कम होगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका बिलीफ खत्म होगा किसी भी चीज के लिए। आपका बिलीव आपके पति या पत्नी के अंदर खत्म हो जाएगा तो आपका वहां पे भी खत्म हो जाएगा, एक्शंस खत्म, इमोशंस खत्म। बिलीफ के साथ इमोशन जुड़ा है ना सर, फॉर एवरीथिंग। बिलीफ का मैं उसकी डिटेलिंग में जाना चाहूंगा, किस किस चीज में बिलीफ चाहिए। सबसे पहले आपको ये बिलीफ चाहिए कि यू आर इन द राइट इंडस्ट्री। सबसे पहले आपको ये बिलीव होना चाहिए कि यू आर इन द राइट इंडस्ट्री। अगर आप बिजनेसमैन है, कपड़े के व्यापारी हैं, आपको एक बिलीव होना चाहिए कि यू आर इन द राइट इंडस्ट्री। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 दिन कोई दिक्कत हुआ, भाई यार ये तो मैंने गलत ही दुकान खोल ली, जूते की ज्यादा बेहतर है। गोल्ड का काम शुरू किया था, अरे यार इसमें तो बहुत गलतियां चल रही हैं, ये तो डायमंड ज्यादा बेहतर था। आपका शेक बिलीव नहीं होना चाहिए आपकी इंडस्ट्री से। यू मस्ट हैव 100% बिलीव दैट यू आर इन द राइट इंडस्ट्री। आप एक सही इंडस्ट्री में। यू मस्ट हैव बिलीव दैट यू आर इन द राइट कंपनी। आप राइट इंडस्ट्री में हैं, सही कंपनी में है, राइट कंपनी में, ये आपके अंदर बिलीव चाहिए 100%। इसके अलावा आप सही प्रोडक्ट में हैं, यू आर सेलिंग अ राइट प्रोडक्ट। और बिलीफ जो है वो ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन दे दिया मैंने आपको और आपके अंदर ट्रांसफर हो गया। ये वक्त के साथ, एजुकेशन के साथ, नॉलेज के साथ जितना ज्यादा आप गेन करते हैं वो बढ़ रहा है। और ये आपकी चॉइस का नहीं, ये आपके मानने की मजबूरी, चॉइस का विषय नहीं। यू आर इन द राइट कंपनी, यू आर इन द राइट टीम जो आपको पूरा सपोर्ट करती है, चाहे अपलाइन हो डाउनलाइन हो। यू मस्ट हैव बिलीव दैट यू आर इन द राइट टीम। क्योंकि अगर ये शेक बिलीव हुआ, अरे यार राकेश जी की टीम सही नहीं है, इनका ना सपोर्ट ठीक है, अरे यार उनकी टीम में हो तो ज्यादा बेहतर होता, वो ज्यादा अच्छा सपोर्ट करते। जिस भी टीम में है आप बिल्कुल राइट टीम में है, ये बिलीव चाहिए। नहीं तो खत्म करो बिलीव, 0 पे आओ फिर शुरू करो। शेकी बिलीव कभी काम नहीं करता। एंड फाइनली यू मस्ट हैव बिलीव इन योरसेल्फ। आपके ऊपर आपका खुद का बिलीफ
बहुत मैटर करता है। यू आर इन द राइट इंडस्ट्री, यू आर इन द राइट कंपनी, यू आर इन द राइट टीम, यू आर इन द राइट प्रोडक्ट एंड you believe in yourself. पहला है पर्पस, देन प्लान, देन बिलीव एंड देन एक्शन। एक्शन के बिना कुछ नहीं है, और उस एक्शन में आपको अपने गोल्स सेट करने हैं सर। नाउ देयर आर डिफरेंस बिटवीन पर्पस एंड गोल्स। पर्पस है लाइफ का एक बड़ा जीवन जीने की वजह, कोई भी काम करने का असली कारण। गोल्स तो प्लानिंग में नहीं आते। गोल्स आएगा, प्लानिंग का ही हिस्सा है। इसकी शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स होना चाहिए। मेरा सबसे पहला डेली गोल, ये इसलिए बाद में आया है क्योंकि बिलीफ नहीं है तो आप एक्शन में जाएंगे नहीं, तो ये एक्शन के उसमें आया। प्लानिंग तो आपको करनी है कि मुझे किस इंस्टीट्यूट से, किस पर्पस को पाने के लिए, किस कोचिंग सेंटर में, किस मेंटोर से, कहां से मुझे एजुकेशन लेनी है कि मेरा एरिया, दैट इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग। गोल्स मेरे लाइफ के डेली बेसिस के गोल। लोगों को अगर मैं गोल की बात करता हूँ, 5 साल बाद का बता देता हूँ, वो 2 साल बाद का भी बता देते हैं, वो 6 महीने बाद का भी बता देते हैं, लेकिन आज का नहीं बता पाते। सबसे ज्यादा टफ है आज का गोल। मुझे आज क्या करना है, ये गोल नहीं है, ये आपका शेड्यूल है। You are not scheduling your today. How can you reach your goal after 5 years? आज को अपने सही करने की बजाय आप सोच रहे हो मैं 5 साल बाद वहां अचीव कर जाऊंगा। नहीं, डेली का क्या है, डेली गोल्स। आज शाम को क्या करना है, कल सुबह उठ करके मुझे क्या क्या करना है। आज का मेरा गोल आपका था यहाँ आना, मेरा था आपको ये सब बताना, मुझे तैयारी करनी। डेली गोल, कल क्या करना है मुझे पता होना चाहिए, परसों क्या करना है मुझे पता होना चाहिए। डेली चार्ट, डेली गोल, देन वीकली, हफ्ते बाद क्या होना है, मंथली, ईयरली, एंड यू विल सेट योर पर्पस ऑफ लाइफ। विदाउट शेड्यूलिंग योर डे यू कांट रीच योर पर्पस। पता ही नहीं है सर, 90% अभी भी यहाँ बैठे हुए लोगों को ये नहीं पता है कि आज का उनका शेड्यूल क्या है, कल का क्या है, परसों का क्या है, क्यों उठना है। नहीं भी उठे तो क्या फर्क पड़ जाएगा घर में, कि कुछ था ही नहीं। आपका भी पर्पस नहीं था, घर वालों का भी आपको लेके कोई पर्पस था ही। तो यू मस्ट हैव अ पर्पस इन लाइफ, और पर्पस आपके डेली गोल्स की इसमें जाना चाहिए। कोई सवाल है यहाँ तक? देखिए डेली वाला जो है वो शेड्यूल है, पर्पस नहीं है डेली। पर्पस तो लॉन्ग टर्म है, डेली है उस पर्पस तक जाने का आज का शेड्यूल। आपका वैष्णो देवी पहुंचना, वैष्णो देवी पर्पस है इमोशनल, लेकिन उसके लिए आज गाड़ी में पेट्रोल डलवाना इमोशनल नहीं है, या उसके लिए आज ट्रेन का टिकट कराना, वो उसको याद करते हुए इमोशनल होगा ये मैं किस लिए कर रहा हूं। आज का मेरा जो प्लान होगा, मुझे 4 लोगों से मिलना है, वो उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए होगा, तब इमोशनल होंगे उस प्लान के प्रति। उस प्लान के लिए इमोशनल नहीं होंगे, उस प्लान के प्रति इमोशनल होंगे बिकॉज पर्पस है किसको पूरा करना है। ये वैष्णो देवी की टिकट लेकर के आना मेरा पर्पस नहीं था, पर्पस था वैष्णो देवी पहुंचना। तो यू आर नॉट इमोशनल टुवर्ड्स टिकट, क्योंकि टिकट मान लो नहीं भी हुई तो चलेगा, बिकॉज आपका दूसरा ऑप्शन है। फिर आप कार से जाएं, बस से जाएं, प्लेन से जाएं, पैदल जाएं, क्योंकि वहां पहुंचना जरूरी था। वो था कि अगर नहीं पहुंचा तो क्या होगा। वो उसके अंदर आया कि नहीं यार, मन्नत मांगी कि बेटा ठीक हो जाएगा तो वैष्णो देवी मक्का टेक के आऊंगा। अभी क्या डर आ गया, अभी जाने की खुशी नहीं है, ना जाने का डर है। ये जो हमारे यहाँ होता था, अभी तो लोग धीरे धीरे खत्म होते आ रहे, मन्नतें मांगना। वो यही था आपके अंदर पर्पस क्रिएट करना, व्रत रखना, रोजा रखना, पर्पस क्रिएट करना, आपके अंदर नियम बनाना। कहीं भी जाना है, हज जाना है तो पर्पस तो क्लियर करना है आपने पूरा। तो लाइफ के अंदर पर्पस चाहिए सर, और उसके लिए इमोशनल होना बहुत जरूरी है। इमोशनल किया जाता है आप लोगों को ताकि आप उसके प्रति पूरी तरीके से फोकस्ड रहे।
बिना इमोशन के आप फोकस नहीं हो, यू विल ट्राई एंड हिट एंड ट्राई, बस हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, वो आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक चैप्टर और है सर, दैट इज ऑप्टिमिज्म, आशावादी होना। आशावादी होने का मतलब ये नहीं है कि आप निराश नहीं हो सकते, आशावादी होने का मतलब ये है कि आप जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलेंगे अपने प्लान के दौरान, अपने पर्पस के दौरान, और उन सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे, उन सबके अपने अपने विचार होंगे, और उनके विचार आपसे डिफर हो सकते हैं। आपका विचार कुछ और हो सकता है, उनका विचार कुछ और हो सकता है उस सेम सिचुएशन के प्रति। तो उनके विचार आपके ऊपर आपके ऑप्टिमिज्म को खत्म नहीं करने चाहिए, उनके विचार आपके ऊपर भारी नहीं होने चाहिए। वो अपनी बात कह गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सुन लिया आपने, आपने लड़ाई भी नहीं करनी, ईगो भी नहीं आने देनी, लेकिन उनके विचार आपके ऊपर प्रभाव डालने वाले नहीं होने चाहिए नेगेटिव में। समझ पा रहे हैं इस बात को? आप मिलेंगे, 4 लोग अलग अलग तरह की बातें करेंगे, आपके मार्केटिंग के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके सीनियर के बारे में, लेकिन वो सारी बातें उनके अपने एक्सपीरियंस से सही भी हो सकती हैं। आपने उन्हें सुनना है, अपनी ईगो पर नहीं जाना है, अपने ऑप्टिमिज्म को नहीं हिलने देना है। तो आप कई तरह के लोगों से मिलने के बावजूद भी वहीं रहेंगे जहां जिस पोजीशन में आप हैं, उनके प्रभाव आपके अंदर नहीं जाने चाहिए। और वैसे भी अगर बाहरी फोर्स अगर आपके अंदर के बिलीव को शेक कर सकती है, तो इसका मतलब आपका जो बिलीव है वो स्ट्रांग नहीं। बाहरी फोर्सेस आपको अगर प्रभावित कर सकती हैं तो वो नहीं है। तो ऑप्टिमिज्म आपके अंदर चाहिए, चाहे आप किसी भी तरीके के लोगों से मिलते हैं। आपका कई दफा पूरा हफ्ता, पूरा महीना भी खराब हो सकता है आपकी एक भी सेल ना आए, हो सकता है कि आपकी मीटिंग ही ना हो पाए, आपने प्लानिंग भी करी है, लोगों ने सुना ही नहीं आपको, आपका एक महीना पूरा खराब हो गया, 2 महीने आपके बिल्कुल वेस्ट चले गए आपके एफर्ट के बावजूद। एफर्ट नहीं किया तो बात नहीं कर सकते। स्टिल यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट। आपको बैड फीलिंग अपने अंदर नहीं लाने देनी है कि यार ये तो बेकार है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमिज्म, जो आपको बना करके रखना है। हो सकता है कि आपका पूरा एक हफ्ता महीना खराब हो और आप इससे बात करने की स्थिति में भी नहीं रहे, टेंशन नहीं, मेरा भी हुआ है। क्लियर? कोई सवाल है इसको लेकर? हमारे बिजनेस में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी सक्सेस दूसरे की सक्सेस से जुड़ी हुई है, यानी कि आपको सबसे पहले पीपल स्किल में काम करना है। दूसरे अपने जो टीम के लोग हैं, जिनकी टीम नहीं बनी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी टीम बनी है क्योंकि एक थोड़ा अलग लेवल की ट्रेनिंग थी, तो सबसे पहले उनकी सक्सेस के ऊपर ध्यान देना शुरू करना है, ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस हो जाएगी। तो गो फॉर अदर पीपल सक्सेस। इसका जो नेक्स्ट है, आप अदर पीपल सक्सेस की तरफ ध्यान देना शुरू कीजिए। इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है हर तरीके से, आध्यात्मिक तौर पे भी पड़ता है और आपको मॉनेटरी वैल्यू में भी काम आता है। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, मैंने एक मूवी देखी थी जिगर कलेजा के नाम से, साउथ इंडियन मूवी थी, हिंदी में उसका नाम था जिगर कलेजा। तो उसमें क्या होता है कि बाय चांस, इतने लोगों ने सुन रखा है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नहीं, ये फैक्ट है, इसको आप फील करना। उसमें हीरो रहता है, महेश बाबू हीरो है उसमें। तो बाय चांस एक गांव में वो जाते हैं और उस गांव के लोग उनको गलती से भगवान समझ बैठते हैं। गलती से भगवान समझ बैठते हैं, होता क्या है कि जो वो बोल रहे होते हैं वही हो जाता है। वो कहते हैं पत्ते चढ़े हैं पेड़ के, चढ़े जाते हैं पेड़ से। वो कहते हैं यहाँ पानी नहीं बरस रहा है, पानी बरस जाए तो अचानक कहीं से मटका टूटता है, पानी गिर जाता है। तो 2-3 एपिसोड ऐसे होते हैं, लेकिन वो मैच्योर होते हैं तो वो नहीं मानते कि भगवान है, वो गाँव वालों ने जाने नहीं दे रहे होते और वो पीछा छुड़ा के रात के अंधेरे भाग जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब ये एपिसोड होते हैं तो आदमी मन में एक बार को आता है कि यार कहीं अपन सच में भगवान तो नहीं है। तो वो टेस्टिंग करने के लिए जाते हैं, तो सड़क पे खड़े होकर के एक गाड़ी वाले को रोकते हैं और उसको रोक करके कहते हैं कि मुझे 10 रुपए दो। तो वो उसको भगा देता है, भग यहाँ से। फिर 1-2 बार और ट्राई करते हैं तो उनको वो नहीं मिलता, वो भगा देता है। तो फिर उनको फील होता है कि यार तो भगवान को मिल ही जाता है। फिर एक लड़का होता है, भूखा लड़का होता है, वो सड़क पर पड़ा होता है, और फिर वो मन में एक भावना लेके आते हैं अपने अंदर कि मुझे इस लड़के को दूध पिलाना है और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए।
ना वो फीलिंग उनके अंदर आती है और वो एक गाड़ी वाले को हाथ देते हैं और फिर उससे कहते हैं कि मुझे 10 रुपए दो, तो वो शीशा उतारता है, 1 सेकंड तक उन्हें देखता है और उनको 100 रुपए का नोट देता है। तो सच यही है कि आपके अंदर, सबके अंदर भगवान है कब, जब हम दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। और जब आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको चाहिए होगा 10 तो कितना देगा 100। तो ये रियल फैक्ट, ये सच्चाई है। लेकिन इसको जब उल्टा करना शुरू कर देंगे कि हम इसको प्लानिंग करके करेंगे, यार मैं अच्छा रवि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, लाओ जी पैसे दो, इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। इट विल वर्क जब आपके बाय हार्ट है। तो ऊपर वाला है वो तब है क्योंकि ऊपर वाले ने मनुष्य को सिर्फ एक जरिया बनाया है किसी और की मदद के। तो जानवर है जो अपने लिए करता है, इवन जानवर भी आजकल मैंने देखा है कई जगह पर दूसरों अपने साथियों के लिए भी करते हैं। इंसान ही भूल गया। पीपल स्किल, सर पीपल स्किल मतलब गो फॉर पीपल सक्सेस, लोगों के लिए जाइए, उनके स्किल को बढ़ाने का काम। क्लियर? ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम था सर। तो लीडर वो है जो एग्जाम्पल क्रिएट करता है, लीड बाय एग्जाम्पल। आप लोगों से ये ना बताएं कि ये करो, आप करके दिखाएं। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। तो आप सोना शुरू कर दिए, दिन में आपकी पूरी टीम सोएगी नहीं। यही है फैक्ट। आप एक दिन सर में दर्द का बहाना करके मत जाइए मीटिंग में, आपकी बाकी पूरी टीम के सर में दर्द तैयार बैठा है, किसी के सर के, किसी के पाँव में, किसी के कुछ हो रहा है, होगा। लेकिन आप सर में दर्द के बावजूद, बुखार के बावजूद भी जा रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो यू लीड बाय एग्जांपल। या आपकी टीम कम से कम इन बहानों को तो बनाना छोड़ देगी, ये तो कंफर्म है। लीड बाय एग्जांपल, डू व्हाट यू वांट कि और आपकी टीम करे वही करे। एक बहुत बड़ा कुछ लीडर्स के लिए, बल्कि ज्यादातर लीडर्स के लिए बात है, उसको रख के सबके अंदर है। जो आज आपके पास ज्ञान आया है ये क्या है? एक बहुत बड़ा बोझ है आपके ऊपर। जैसे किताबों का बोझ होता है ना, तो कंधे लटक जाते हैं, आदमी रीढ़ की हड्डी चढ़ी रहती है। तो नॉलेज इज अ बर्डन। अगर अप्लाई नहीं की गई तो, इफ नॉट अप्लाइड, नॉलेज इज ऑलवेज अ बर्डन। ये सारी ट्रेनिंग आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, बिना मतलब का ज्ञान है ये आपके अंदर, अगर अप्लाई नहीं किया गया। अप्लाइड नॉलेज इज पावर, अप्लाइड नॉलेज ही पावर है। ज्ञान तो बहुत है, गीता भी पढ़ रखी है, कुरान भी पढ़ रखी है, अप्लाई कुछ नहीं किया भी तो गलत किया। तो नॉलेज, बहुत से लोगों को मैंने किताबें पढ़ने के लिए कहा है, बहुत से लोग पढ़ भी रहे हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे लाइफ में, उतना ज्यादा नॉलेज जो है वो आपके लिए काम करेगी। एंड फाइनल आज के लिए, वैसे है बहुत कुछ मेरे पास, लेकिन आज के लिए मैं फाइनल इसको क्लोज करूंगा कि सब ब्रांड योरसेल्फ नॉट योर कंपनी। पीपल जॉइन यू, पीपल जॉइन पीपल नॉट योर कंपनी। अपने आप को इस लायक बनाइए कि लोग आपको ज्वाइन करें। आप किसी के पास भी जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को कोई नहीं जानता, आपको जानते हैं सबसे पहले। आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सिंपल ये बता सकते हैं कि उनका, आपने जो निवेश किया है अपने उस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों किया है और कैसे आप उनके लिए काम कर सकते हैं, आप अपनी टीम के लिए कैसे काम आ सकते हैं। लोग आपकी इंटीग्रिटी को, आपके कमिटमेंट को ही फॉलो करते हैं, कंपनी को नहीं जानते। जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे कि मैं कंपनी को ब्रांड बना दूं और आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन सेम प्रोडक्ट को लेने के लिए, मानते हैं एग्जांपल के रूप में कि अगर मान लो LIC की पॉलिसी लेनी है, सब लोग ब्रांड मानते हैं उसे,
लेकिन उसके बावजूद भी दो अलग अलग लोग उनके पास जाते हैं, वो दो में से एक से लेते हैं, दूसरे से नहीं लेते हैं। तो यहाँ क्या, हाँ ब्रांड वैल्यू किसकी काम करेगी? बंदे की काम करी, कंपनी की नहीं। तो ब्रांड योरसेल्फ फर्स्ट। और आप ब्रांड बनेंगे कैसे? आप कमिटेड हैं, कमिटमेंट वाले बंदे हैं, यानी जो कहते हैं वो करते हैं। सबसे पहले ये देखता है इंसान कि आप कितने कमिटेड हैं। आप कमिटेड हैं, आप इंटीग्रिटी कितनी है आपके अंदर, ऑनेस्टी इसको बोलते हैं। आप कितने कमिटेड हैं और कितने ऑनेस्ट हैं, इस बात से तय होता है कि आप ब्रांड हैं कि नहीं है सामने वाले की नजर में। और यही आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करती है। अब ये पता कैसे चलेगा सामने वाले को, नया आदमी? आपके छोटे छोटे एक्शन से आपके कमिटेड होने का पता चलता है। और इसमें पिछली बार मैंने बताया था, सबसे बड़े पहली क्या कमिटमेंट पूरा होता है आपका आसानी से जो आप कर सकते हैं, टाइम से पहुंचना। जिसको जो टाइम दिया पहुंच गया। पंक्चुअलिटी आपकी सबसे बड़ा कमिटमेंट है। आपने कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? वादे को पूरा करना। वादे का मतलब वही नहीं होता जो ऐसे गा के किया जाता है। वादे का मतलब है जो अभी आपने मुंह से बोला वो वादा होना चाहिए आपका। आपको कसम खाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी को यकीन दिलाने के लिए। क्योंकि लगना चाहिए इसने बोल दिया ना तो ये होगा। तो क्या लोग आपके बारे में मानते हैं या ये मानते हैं उल्टा, अच्छा उन्होंने कहा 1 बजे तो 1:30 बजे आ ही जाएंगे। सोच रहे बात? क्या लगता है आपके ऊपर फेथ करेगा कोई? और अगर ऐसा हो कि अच्छा उन्होंने 1 बजे का है तो भाई 12:55 बजे पहुंच, वो तो मिलेंगे वहां 1 बजे। तो लगता है ये आपकी बात को नकार रहे हो? बहुत कम चांस हो जाए। तो यू मस्ट बी कमिटेड फर्स्ट। कमिटेड मतलब जो मुंह से निकला है यू हैव टू फुलफिल दैट। अदरवाइज अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका पहले फोन चला जाना चाहिए कि भैया ऐसे ऐसे है, थोड़ा सा मिलेगा। आपका कमिटमेंट, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी आपको ब्रांड बनाती है। और जब आप ब्रांड बनते हैं तब बिजनेस आता है। बिजनेस एकदम से आना शुरू नहीं होता है। क्रिएट योर मार्केट वैल्यू, ब्रांड योरसेल्फ एंड देन बिजनेस। तो आज का जो सार है पूरा, सबसे पहले पर्पस, देन प्लान, देन बिलीव इन योर ऑर्गेनाइजेशन, बिलीव इन योर इंडस्ट्री, बिलीव इन योर टीम, बिलीव इन योरसेल्फ, देन गोल, डेली, वीकली, मंथली, पूरे जो कमिटमेंट आपने करना है, देन ऑप्टिमिज्म। आपको तरह तरह के लोग आएंगे आपके सामने। आपका बिजनेस 1 महीने के लिए खराब हो सकता है, ऑप्टिमिज्म बनाए रखना है। वर्क फॉर पीपल सक्सेस, लोगों के लिए हमने काम करना है। एंड अगेन फाइनली मैं बता दूं, इनमें से कितने रूल आपने फॉलो करने हैं? सारे। अगर एक भी मिसिंग है आपके अंदर तो आप सिर्फ यहां एंजॉय करने आ रहे हैं। जीतने वाले आप नहीं है किसी भी हालत में, भूल जाए। वन टिप वन हैंड कैच आउट नहीं होता इंटरनेशनल, वो एंजॉय के लिए होता है बस। दैट इज नॉट क्रिकेट। सेम मजा लेना है तो बता दो कि राकेश जी मजे लेने आपके यहाँ बहुत आते हैं, तो मजे लेने के पैसे लगेंगे। तो फिर भैया इस ट्रेनिंग के पैसे लूं, मेरा गला छिलता है, दवाई करनी पड़ती है। और नहीं तो मैं पीपल सक्सेस के लिए काम कर रहा हूं तो मुझे अच्छा लगता है। कोई सवाल है किसी के मन में? तो आज का सेशन हम लोग यहीं क्लोज करेंगे।